नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट कॉलेज की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इससे भी एक से दो सवाल मस्ट आता है। जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सबसे एक दो सवाल निश्चित आएगा। अगर आपने थ्योरी ठीक से देख लिया है तो आपके क्वेश्चन सब हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है मेंडेलियन ऑब्लिक जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स हमको देखना है कि क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। पहले हम पढ़ते हैं मेंडेलियन या जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स एक होता ऑर्डर, दूसरा होता डिसऑर्डर। ऑर्डर में जब चलता है क्रम से तो चीजें ठीक चलती हैं, जब डिसऑर्डर हो जाती हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो मेंडेलियन या जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहले पढ़ेंगे, देन हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। इसको अगर हम देखें, इसकी डिफिनीशन क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर का, तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज हेल्थ प्रॉब्लम। ध्यान से देखें इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर इज हेल्थ प्रॉब्लम caused by one or more abnormalities in genome. It can be caused by mutation or any alteration in a single gene. क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, जीन्स लीनियर ऑर्डर में होते हैं, जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं और जीन्स पर एलील्स होते हैं। ये कैरेक्टर्स के इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। प्रोटीन की सिंथेसिस होती है यहां, नॉर्मल पूरी शरीर का मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और एक्शन सब चलते रहते हैं। जब इसमें किसी तरह का डिसऑर्डर्स हो जाता है, किसी तरह कोई समस्या आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती है, तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जीन्स, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। सिंगल जीन और जीनोम, ये होता क्यों है? बाय म्यूटेशन और बाय एनी अल्टरेशन से अगर इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है जीन्स के अंदर, तो फिर संतान में, नेक्स्ट जनरेशन में हेल्थ प्रॉब्लम आती है। ये मेनली दो तरह से होती है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दूसरा होता है हेट्रोसोमल क्रोमोसोम। दोनों पे जीन्स होते हैं। ऑटोसोमल पे जीन्स हैं, उन पे अगर एबनॉर्मलिटीज आएगी तो भी कॉज हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी। और सेक्स क्रोमोसोम पे उपस्थित जीन्स पे कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो भी हेल्थ की समस्या आएगी। इसीलिए कहा गया ये टू टाइप्स होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक होता ऑटोसोमल, दूसरा होता हेटेरोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल। ऑटोसोमल में ऑटोक्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके जीन्स में अगर एबनॉर्मलिटी आएगी तो इसको हम ऑटोसोमल बोलते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम के जीन्स पर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है बाय म्यूटेशन या एनी अल्टरेशन के तहत, जीन्स या जीनोम में किसी तरह कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो वो हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे या हेटेरोसोम कहेंगे। जो बीमारी पैदा होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने की जरूरत है और इसको याद करने की जरूरत है कि ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होगा, ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स में किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी अगर आएगी तो उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है? ऑटोसोमल में ये होती सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी होती है। दूसरा होता है फिनाइल कीटोनीरिया, एक बीमारी होती है। दूसरा होती है थैलेसीमिया। ऑटोसोमल में तीन तरह से है, सिकल सेल एनीमिया,
फिनाइल कीटोनेरिया और थैलेसीमिया। उसी तरह से हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी से क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। दो तरह के हैं, पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया और थैलेसीमिया बीमारी किस क्रोमोसोम की गड़बड़ी से होती है, या कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया आपका सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स में एबनॉर्मलिटी से होती है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनेरिया या थैलेसीमिया जो होती है वो ऑटोसोमल या ऑटोसोम्स के क्रोमोसोम्स पर उपस्थित जीन पे एबनॉर्मलिटी से होती है। ये दो तरह की बीमारी होती है जेनेटिक डिसऑर्डर में। थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स सिकल शेप्ड हो जाती है। सिकल शेप्ड, ये सिकल शेप हो जाती है इस तरह से, हंसिए के आकार की हो जाती है, सिकल शेप्ड। इसमें हीमोग्लोबिन शॉर्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन आर्टरी और वेन्स में जाकर के रुकावट डालती है और हीमोग्लोबिन की इसमें कमी है। ये एनीमिया है, एक प्रकार की एनीमिया, ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया है जिसमें आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, हीमोग्लोबिन शॉर्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा, जाकर के फंसेगी आर्टरीज वेन्स पे, जिससे शरीर में कहीं कहीं स्वेलिंग आ जाएगी और हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन की कमी होगी। एनीमिया है एक प्रकार का, ये सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड से रिलेटेड, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। ध्यान रखेंगे सिकल सेल एनीमिया। इसी तरह से है फिनाइल कीटोनेरिया। फिनाइल कीटोनेरिया एक बीमारी है, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है। होता क्या है कि एमिनो एसिड फिनाइल एमीन, एक होता है एमिनो एसिड फिनाइल एमीन, एमिनो एसिड फिनाइल एनिलीन। ये चेंज होता है किसमें? टायरोसिन में। ध्यान से सुनिएगा, टायरोसिन, यहां पर एक एंजाइम काम करता है, अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में बदलता रहता है एक एंजाइम की उपस्थिति में। ये नॉर्मल चीज है। हमारे शरीर में जितनी एमिनो एसिड्स फिनाइल एनिलीन होती हैं वो टायरोसिन में बदलेंगी, क्योंकि फिनाइल एनिलीन, एमिनो एसिड फिनाइल एनिलीन ये हार्मफुल चीज है, ये टायरोसिन में बदल जाएगी। एंजाइम से काम करता है। कभी कभी एंजाइम्स शॉर्टेज हो जाएगी, एंजाइम्स की अनुपस्थिति हो जाएगी, तो ये टायरोसिन, ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर क्या बनेगा? टायरोसिन जो बनता था अब वो टायरोसिन नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? फिनाइल पायरोविक एसिड। ध्यान रखिएगा, अब यहां पे टायरोसिन न बन के फिनाइल पायरोविक एसिड बनेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। ये डेंजरस है, ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है। फिनाइल पायरुविक एसिड ये शरीर में इकट्ठा होगा, ये डेंजरस है, यही बीमारी का कारण है। यही पूछा जाता है किस कारण से होता है? फिनाइल पायरुविक एसिड शरीर में कलेक्ट हो जाता है फिनाइल कीटोनेरिया की बीमारी में। इसमें मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी, कहीं कहीं डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी। फिनाइल कीटोनेरिया ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिर से ध्यान दें, इसमें होता क्या है? अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन एंजाइम को उसी में टायरोसिन में बदलता है। यह मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कभी कभी यह प्रोसेस जब डिस्टर्ब हो जाएगा एंजाइम्स की कमी से या किसी कारण से, तो टायरोसिन न बन करके फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा, जो डेंजरस है, बॉडी में कलेक्ट होती है, जिससे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होंगे। ये फिनाइल कीटोनेरिया की बीमारी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये पूछा जाता है कि फिनाइल कीटोनेरिया
कैसे होता है, तो फिनाइल पायरुविक एसिड शरीर में कलेक्ट हो जाती है। तीसरा है हमारा थैलेसीमिया। एक बीमारी थैलेसीमिया है, ये भी ब्लड की ही बीमारी है। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है, इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी। देखें, जो हमारा सिक्कल सेल एनीमिया है, इसमें आरबीसी सिक्कल सेल हो गई, इसमें भी हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ड्यू टू आरबीसी के शेप चेंज हो गया था, सिक्कल से हो गई थी। लेकिन थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। हीमोग्लोबिन दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। जब अल्फा हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होगा तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और बीटा हीमोग्लोबिन जब एबनॉर्मल होगा तो बीटा थैलेसीमिया होगा। इसलिए थैलेसीमिया दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया। दोनों में अंतर क्या है? थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम आती है, क्वांटिटी की प्रॉब्लम आती है, जबकि सिक्कल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में क्वालिटी की कमी आएगी, और सिक्कल सेल एनीमिया में क्वांटिटी की कमी आएगी। उसमें क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, किसमें? थैलेसीमिया में। और इसमें क्वांटिटी कम हो रही है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। दोनों ब्लड से रिलेटेड है, थैलेसीमिया। मैं जरा सा सिक्कल सेल एनीमिया थैलेसीमिया के अंतर के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये बीमारी बड़ी डेंजरस है और प्रायः पूछा भी जाता है। तो थैलेसीमिया और सिक्कल सेल एनीमिया दोनों ही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बीमारी है, आरबीसी से। लेकिन थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम होती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की, क्योंकि आरबीसी सिक्कल से हो जाती है, आरबीसी की शॉर्टेज हो जाती है। सिक्कल सेल एनीमिया, उसमें थैलेसीमिया में क्वालिटी की कमी आएगी, और सिक्कल सेल एनीमिया में क्वांटिटी की कमी आएगी। फिर से सुन लें इसको, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। एक में क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की कम हो रही है, एक में क्वालिटी कम हो रही है। सिक्कल सेल एनीमिया में क्वांटिटी कम हो रही है। क्वांटिटी सिक्कल से होने के नाते हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन थैलेसीमिया में क्वालिटी कमी हो रही है, क्योंकि इसमें दो तरह से होता है, अल्फा हीमोग्लोबिन या बीटा। ये दोनों अल्फा हो एबनॉर्मल हो जाएगा तो अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा हो जाएगा बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। दोनों ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। दिस इज द बिग डिजीज ऑफ सिक्कल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। ये ऑटोसोमल है। हेट्रोसोमल में आते हैं, ये दो बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस बहुत पूछा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में आदमी को रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं मालूम होता। कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी में रेड एंड ग्रीन, इन दोनों के रंग में आदमी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसलिए इसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। कलर ब्लाइंड, रेड और ग्रीन पूछा जाता है। कौन से कलर? रेड ग्रीन, याद कर लीजिएगा, मत भूलिएगा। इन दोनों के अंतर को आदमी नहीं पढ़ पाता ठीक से। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर ब्लड कहीं शरीर में कहीं खरोंच लग गया, कट गया, तो ब्लड जमता नहीं, ब्लड बहता ही रहता है। इसको हीमोफीलिया कहते हैं। हीमफीलिया, इसमें ब्लड क्लॉटिंग से समस्या आ जाती है, और क्लॉट बंद हो जाएगा आपका। अगर कहीं चोट लग गई तो खून बहता रहेगा, ब्लड निकलता रहेगा। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस दो बीमारी है। ये हो गया ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। देखिए, इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी थ्योरेटिकल पूछ लेगा कि ये बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है। कभी कभी इसमें मैथमेटिकल सवाल भेजे जाते हैं। तो इस डायग्राम को मैंने आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, समझाने के लिए प्रयास किया हूं। देखिए, जैसे हमारा सिक्कल सेल एनीमिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है।
लेकिन ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें देखिए एक जॉर्ज है, एक एलिन है, दो दंपति हैं। इनको जो है वो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। दोनों की शादी होती है, जॉर्ज और एलिन की शादी हो गई तो इनके 4 संतानें हुई, टॉम, शॉम, बिलमा और एन। इसमें से एक लड़का जो है हीमोफिलिक हो गया, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर हो गया बकिया, और एक इसमें विलिमा को भी हो गया बकिया। ये सब नॉर्मल हो गए, लेकिन ये संद्रा और एन ये कैरियर हुए। इनमें दिखता तो नहीं है लेकिन ये कैरियर हुए। जिसमें बीमारी हो दिखे ना वो कैरियर हो जाता है, जिसमें बीमारी आवे दिखने लगे वो जो है फिनोटिपिक हो जाता है। जब इनकी शादी हुई देखिए तो एक डोनियल हुए, एक एलन हुए, अब ये टीना से हुए, ये क्रिस्टोफर हो गए। ये बीमारी कैसे ट्रांसफर हो रही है, उसी तरह से इसमें जब इनकी शादी हुई तो कोरला हो गए, बीमारी यहां भी आ गई। ये कैसे मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगी, इसलिए पीडिग्री पढ़ना जरूरी होता है इसका। ये सिकल सेल एनीमिया का है। उसी तरह से आप अगर हीमोफीलिया का पढ़ेंगे, ये दो दंपति हैं, एक ये जो हीमोफिलिक है, एक नॉर्मल है। अगर शादी हुई, इनके 2 बच्चे हीमोफिलिक, एक बच्चा हीमोफिलिक हो गया, एक कैरियर हुआ। इसमें नहीं दिखा, दिख एक में रहा लेकिन है 3 में। ये कैरियर हो गए, एक दिखने वाले हो गए। अब आगे चल के इनमें भी एक दिखने वाला हो गया बीमारी, 2 नॉर्मल हो गए। इसमें 2 हो गए कैरियर वाले में। नॉर्मल मेल, ये आपका हरा वाला जो है नॉर्मल मेल है, और गाढ़ा वाला जो है वो हीमोफिलिक मेल है। ये हीमोफिलिक मेल है, यहां ये हीमोफिलिक मेल है और ये नॉर्मल मेल है। ये सब नॉर्मल है, ये हीमोफिलिक बीमारी है। चार्ट से बड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपकी डिग्री। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आप देखेंगे तो ये पूछा जाता है अक्सर। 2 दंपति में एक फादर है कलर ब्लाइंड से पेशेंट है, और मदर जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोनों की मैरिज हुई तो डॉटर हुए, डॉटर में एक डॉटर को कलर ब्लाइंड हुआ, एक कैरियर हो गई। अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर ठीक है, दोनों की अगर शादी होगी तो 2 बच्चे प्रभावित हो गए। एक लड़की होगी, डॉटर होगी, उसको कलर ब्लाइंडेड होगा, और एक लड़की ऐसी होगी वो कैरियर होगी, उसमें होगा लेकिन दिखेगा नहीं। दूसरी पीढ़ी में जाकर के जब नॉर्मल इसका विजन नॉर्मल है तो कैरियर लेकिन नॉर्मल है। जब इसकी फिर शादी होगी तो एक सन आ जाएगा, इसको कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और ये डॉटर जो है ये कैरियर हो जाएंगी और ये दोनों नॉर्मल रहेंगे। इसको ठीक से समझ लीजिएगा कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। इसमें पूछ लिया जाता है कलर ब्लाइंडनेस में, सिकल सेल एनीमिया में। अगर ये कोई फादर है वो ठीक है, मदर सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसके बच्चे में क्या होगा? उसके बच्चे में वो कैरियर है, उसकी शादी नॉर्मल से होती है, तो उसके बच्चों में कौन सा कैरियर होगा, कौन सा नॉर्मल होगा? ये मैथमेटिकल सवाल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी आते हैं। ये दोनों तरह से सवाल हैं, दोनों तरह से हमने समझाने का आपको प्रयास किया फिगर से, पहले थ्योरी से फिर मैथमेटिकल डायग्राम से। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देखने के पहले क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर गेन और लॉस ऑफ 1 or more क्रोमोसोम लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। गेन हो या लॉस हो ऑफ 1 or more क्रोमोसोम लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए उसमें क्रोमोसोम के अंदर पे उपस्थित जीन्स में एबनॉर्मलिटी आ रही है, इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डिस्टर्ब हो रहा है। ये दोनों मतलब, इसलिए वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर कहा गया इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किया। ये भी 2 तरह से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये भी ऑटोसोमल जिसमें ऑटोसोम एबनॉर्मलिटी आ रही है, दूसरा हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जिसमें सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ रही है। 2 तरह से हैं, ऑटोसोमल और हेटेरोसोमल। पूछा जाता है, इसको ध्यान देने की, इसको याद करने की जरूरत है। ऑटोसोमल में 4 बीमारी हैं, डाउन सिंड्रोम,
एडवर्ड्स सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राइड्यूस चार्ट सिंड्रोम। चार्ट सिंड्रोम होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से जो बीमारी होती है इसको सिंड्रोम कहते हैं। ऑटोसोमल से 4 हुई, सेक्स क्रोमोसोमल से टर्नर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। पहले तो याद ये रखिएगा कि ऑटोसोमल से कौन कौन सिंड्रोम है, सेक्स क्रोमोसोम से कौन कौन सिंड्रोम है। पहले तो यहीं से सवाल बन जाता है। ऑटोसोमल से डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राइड्यूस चार्ट सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोमल से टर्नर सिंड्रोम और क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम से अलग अलग ये सिंड्रोम हो रहे हैं। अब ये सिंड्रोम है क्या, आगे हम आपको बताते हैं पूरे डिटेल में कि सिंड्रोम क्या है, कैसे होते हैं। देखिए ये चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जितने भी 1 2 3 4 5 सिंड्रोम है, इसको हमने एक चार्ट में सब कुछ लाने का प्रयास किया है। इस चार्ट को देख लेंगे तो सब आसानी से आपको याद हो जाएगा। यहीं से सवाल ज्यादा बनते हैं। सिंड्रोम पहले देखिए, डाउन सिंड्रोम किस तरह का है, ऑटोसोमल है कि हेट्रोसोमल है, पिछली बार मैंने बता दिया। पटाऊ सिंड्रोम ऑटोसोमल है कि हेट्रोसोमल है। देन टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम। एक एक सिंड्रोम के बारे में आपको बताता हूं। डाउन सिंड्रोम, इसको डिस्कवर किसने किया, लैंडन डाउन ने 1866 में, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किसने किया, लंदन डाउन ने 1866 में। इसमें क्या होता है, ये ट्राइसोमी 21वां क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमी होता है, 21 क्रोमोसोम। टोटल नंबर 47, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 46 होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ के 47 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक 700 में एक में किसी में होता है। इनमें 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21th क्रोमोसोम्स एडेड, एक क्रोमोसोम्स इसमें ऐड हो जाता है। 21वां, ध्यान रखिएगा, पूछा यही जाता है। 21वां है, 21वां क्रोमोसोम्स। 22 होते हैं ऑटोसोम में, 23वां सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें 21वां में एक और बढ़ जाएगा, एक क्रोमोसोम, ये 47 हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। पटाऊ सिंड्रोम डिस्कवर्ड किसने किया, पटाऊ 1960 में। ये भी ट्राइसोमिक, इसमें 13th क्रोमोसोम, टोटल 47 इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें 13वां है, इसमें 21वां है, इसमें 13वां है। 47 एक बढ़ेगा, 13वां बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 20,000 में एक होता है, बहुत रेयर होता है। काज क्या है इसका, 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13th क्रोमोसोम हो जाता है। एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की 13वीं वाली ज्यादा हो जाएगी। इसमें कौन सी है, 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21th क्रोमोसोम, इसमें 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13, मतलब 13वां। ये हो गया पटाऊ सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें देखिए डिस्कवर किसने किया, टर्नर 1938 में। ये मोनोसोमी, देखिए ये ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी, पटाऊ वाला ट्राइसोमी, लेकिन टर्नर सिंड्रोम है मोनोसोमी, 1 क्रोमोसोम, 1 एक्स क्रोमोसोम। पटाऊ टोटल कितना होता है, यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45, यहाँ 47, यहाँ 47, यहाँ 45, एक कम हो रहा है। देखिए 44 प्लस x0, ये यहीं से पूछा जाता है सवाल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 3000 में एक होता है। लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, कितना बचा, 45। ये आपका टर्नर सिंड्रोम है। आगे चलते हैं, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम ज्यादा पूछा जाता है। क्लीनीफिल्टर्स डिस्कवर किसने किया, क्लीनीफिल्टर 1942 में। ये भी ट्राइसोमिक, देखिए ट्राइसोमी, एक्स क्रोमोसोम,
ये भी सेक्स क्रोमोसोम का है। टोटल 47, एक क्रोमोसोम बढ़ गया इसमें, 45, 44 प्लस XXY, एक Y बढ़ गया इसमें। ये ज्यादातर मेल फीमेल में होता है। ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम फीमेल का है, ये मेल का है। इसमें कितना हुआ? 500 में एक होता है। काज क्या है? 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देखिए 2-3 चीजें याद रखिए इसमें। किसने खोजा? मोनोसोमी है, ट्राइसोमी है। इसमें काज क्या है? इसमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम लॉस हो रहा है, इसमें एक्स क्रोमोसोम एक बढ़ रहा है। ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम, एडवर्ड्स वैज्ञानिक थे, 1960 में इन्होंने खोजा, इसीलिए इसको, ये भी ट्राइसोमी है। इसमें 18वां क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी आ रही है, 47 हो रहे हैं। ये 8000 में एक पैदा होता है, ये भी रियल है। 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कॉपी ऑफ 18। नौ फिर से ये ध्यान रखने में, इस चार्ट याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। कौन सा सिंड्रोम है, उसकी खोज किसने की, और उसमें ट्राइसोमी है कि मोनोसोमी है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम बढ़ रहा है कि घट रहा है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी, 47 एक बढ़ रहा है। कौन सा? 21वां, 21वां इसमें बढ़ रहा है। 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21वें क्रोमोसोम का बढ़ा है इसमें। पटाऊ वाले में ये भी ट्राइसोमी, 47 एक बढ़ रहा है, 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13वां। ये टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमी और लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, इसलिए इसमें कितना हो गया? 45 क्रोमोसोम हो गया। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी, ये 44 प्लस XXY फीमेल में होता है, 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। दीज आर दी सिंड्रोम्स। ये याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये पूछा जाता है। ये चार्ट है, इसको आप डेली अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा कौन सा सिंड्रोम में क्या चेंज हुआ है, कहाँ एक्स बढ़ रहा है, कहाँ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, कहाँ क्रोमोसोम घट रहे हैं। अगर वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। इस चार्ट को कई बार तैयार कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें से एक सवाल मस्ट है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से एक सवाल या 2 सवाल अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने प्रयास किया पूरा कवर कर लिया है, जेनेटिक या मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों डिसऑर्डर्स। इसको 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ये हमेशा एक चार्ट याद रखिएगा, तब आपका सिंड्रोम यानी क्रोमोसोमल सिंड्रोम कभी नहीं भूलेगा। एक ही पन्ने पे मैंने सब कुछ ला दिया है। अगेन एंड अगेन जेनेटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी जेनेटिक्स में। ये हमारा मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट था, और आई होप कि आप समझ आए होंगे। इसको फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपको पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।